यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अप्रोच करेंगे। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि पिछले वीडियो में उनको थोड़ा सा दिखने वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि क्लियर वहाँ विजिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर कोई टॉपिक आप लोगों को वहाँ दिख कम रहा है तो आप लोग मेरी वॉइस से उस टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर लाइन टू लाइन यहाँ रीड आउट कर रहा हूँ और साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको खुद से बोल रहा हूँ, बराबर में जो खाली स्पेस है उसमें खुद से लिख के बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा कई बार नेटवर्क इशू रहता है, इस वजह से हो सकता है कि दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे, वो थोड़ा धुंधला रहे। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए मैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा प्रीवियसली रिवाइज कर रहा हूँ, जो कहा जिसको थोड़ा धुंधला दिखा या कम समझ में आया उस टॉपिक को वापस लेकर। तो देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। हमने प्रीवियस एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि ये पूरा एक संकुल यौगिक है। क्यों संकुल यौगिक है इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि संकुल यौगिक वो होते हैं जो उपसर्ग संयोजक बंध बनाते हैं। तो इसमें उपसर्ग संयोजक बंध कैसे बना, किस तरीके से बना। किसी भी यौगिक के दो पार्ट होते हैं, एक उसमें धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। अब मैं संकुल यौगिकों का वर्गीकरण आप लोगों को बता चुका हूँ। उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बड़ा कोष्ठक पीछे आ रहा है, पीछे वाला ऋणायन। तो इट मीन्स बच्चों यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा मेरा संकुल ऋणायन। बच्चों ये क्या पार्ट है? संकुल ऋणायन। पीछे वाला ऋणात्मक होता है, ऋणायन होता है और उसके साथ बड़ा कोष्ठक आ रहा है, तो वो संकुल ऋणायन। बच्चों आगे वाला ये पार्ट सिंपल तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, मैं इसे बोलूँगा साधारण धनायन। मेरे बच्चों ये इस पार्ट का नाम होगा साधारण धनायन। ये मेजर जो क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट पार्ट यही था। मैंने 3 प्रकार के वर्गीकरण, और तीनों वर्गीकरण में हम लोग बड़े कोष्ठक को देख के आइडेंटिफाई करेंगे। बड़ा कोष्ठक पीछे है, इट मीन संकुल ऋणायन। बड़ा कोष्ठक आगे है, संकुल धनायन। दोनों ही चीज़ें बड़े कोष्ठक में हैं, तो संकुल धनायन और संकुल ही ऋणायन। तो देखो बच्चों, अपन ने यहाँ पे मेजर क्लासिफिकेशन कर लिया है। आगे वाला पार्ट साधारण धनायन और पीछे वाला पार्ट संकुल ऋणायन। तो बच्चों आप लोग यहाँ अच्छे से देख पा रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पोटेशियम है, ये बच्चों है पोटेशियम। ये पोटेशियम बच्चों यहाँ पर साधारण धनायन का रोल अदा कर रहा है। बच्चों ये पूरा जो मैंने संकुल ऋणायन है इसे बोलेंगे फेरोसाइनाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? फेरोसाइनाइड। देखिएगा बच्चों, फेरोसाइनाइड। अब इसको भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में बताया था। ये जो Fe होती है बच्चों, ये होती है केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए Fe धातु है, आप जानते हैं Fe जो है फेरस, ये डी ब्लॉक का तत्व है। इसके बारे में कुछ चर्चा आवर्त सारणी में मैं आप लोगों को 11वीं में कर चुका हूँ, यहाँ पे वापस दोहरा रहा हूँ। एक पूरा चैप्टर डी ब्लॉक के नाम से हमारे 12वीं के सिलेबस में आएगा, तब मैं आप लोगों को और अच्छे से इसको विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि Fe डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक में धातुएं आती है। आप लोगों को अगर 3D श्रेणी याद है, जिसकी ट्रिक हम लोगों ने सीखी है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, याद है बच्चों? तो उसमें Fe फेरस, जिसे हम लोग आयरन के नाम से, लोहे के नाम से जानते हैं, तो ये Fe जो है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में है। अब बच्चों ये एक डी ब्लॉक का तत्व है, और बच्चों डी ब्लॉक में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। ये बात और समझिएगा, ये बहुत जगह आगे काम आने वाला है। यहाँ पर क्या बच्चों, रिक्त डी कक्षक होते हैं, और इन रिक्त डी कक्षकों में बच्चों रिक्त डी कक्षक यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, और इन रिक्त डी कक्षकों में कोई भी परमाणु जिसके पास लोन पेयर होता है
वो अपना लोन पेयर डोनेट करके, दान करके उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। उपसहसंयोजक बंध की परिभाषा हमने फर्स्ट डे पढ़ी थी, जब कोई परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी परमाणु को दान करता है। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, Fe जो है उसके पास रिक्त कक्षक है, खालिस्तान उपलब्ध है। यह Fe अपने खालिस्तान में दूसरे परमाणु जिसके पास लोन पेयर है, उस दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा, और कौन सा बंध बना लेगा? उपसहसंयोजक बंध। जब ये उपसहसंयोजक बंध बनाएगा बच्चों, तो ये कौन सा यौगिक कहलाएगा? उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये पूरी स्टोरी है जिसको आपको समझना है। तो यहाँ पे Fe जो है बच्चों, ये Fe धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और कौन इसको दान करेगा बच्चों? साइनाइड। ये जो साइनाइड है बच्चों, ये साइनाइड इस Fe को लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर। ये बात समझ लीजिए। ये साइनाइड, इसके पास अतिरिक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होता है 2 डॉट्स के रूप में, और ये अपने इस लोन पेयर को Fe को डोनेट कर देगा और उसके साथ कौन सा बंध बना लेगा? उपसहसंयोजक बंध। और जब ये उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो ये कौन सा यौगिक कहलाएगा? उपसहसंयोजक। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार यहीं पे आप लोगों को साइड में बता दूं कि किस तरीके से Fe जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में होता है, बिल्कुल बीचों बीच। और बेटा ये 6 CN, वहाँ साइनाइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितने साइनाइड दिख रहे हैं बच्चों आपको? 6। तो मैं यहाँ पे 6 CN बना रहा हूँ, CN 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 और CN, एक CN और। बच्चों ये साइनाइड चूंकि इनके पास लोन पेयर होता है, आप लोगों ने 11th में इसकी लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी है। साइनाइड में इसके पास, साइनाइड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये 6 के 6 साइनाइड अपना लोन पेयर Fe के रिक्त कक्षक में दान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बना के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस संरचना को बच्चों बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना। ये इस चैप्टर का आगे का पार्ट है, बट यहाँ मैंने और अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कशन किया है। हम लोग संकरण वगैरह इस चैप्टर में देखेंगे, उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। उन रिक्त कक्षकों में साइनाइड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, दान करता है, और उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़ता है। इसीलिए बच्चों ये अपने आप में क्या कहलाएगा? एक संकुल यौगिक कहलाएगा। क्या अब ये बात समझ में आ रही है? और कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों? 6 लिगेंड होने की वजह से ही इसकी समन्वय संख्या, बच्चों मैंने बताया था ये क्या होती है? समन्वय संख्या। इसकी समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या बच्चों कितनी होगी? 6। और जो धातु परमाणु को लोन पेयर डोनेट करता है बच्चों, उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, उसे बोलते हैं लिगेंड। ये एक नया वर्ड है, लिगेंड। तो बेटा यहाँ पे लिगेंड के रूप में कौन जुड़ा हुआ है? साइनाइड, CN। ये नाम आप लोग सुनते आए हैं, नया नहीं है ये नाम, फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है तो मैं, CN का मतलब होता है साइनाइड। बच्चों मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। साइनाइड जहर होता है। जो भी चीज़ें ये कई बार हम देखते हैं, कॉकरोच मारने की दवा, चूहे मारने की दवा, ये सब साइनाइड होती है। ये जहरीले पदार्थ होते हैं, तो इन्हें हम साइनाइड बोलते हैं। ये एक तरह का जहर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आगे हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट, आप एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, लिगेंड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला वर्ड यहाँ पिक कर रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। लिगेंड के ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिगेंड, इसकी डेफिनेशन है ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास कम से कम एक, एटलीस्ट वन, जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बच्चों जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होता है, जिसे वह धातु परमाणु को दान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों को, जैसे मैंने अभी ऑरली भी बताया और यहाँ पे अब डेफिनेशन भी देख रहे हैं आप, ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर होता ही है, जिसको कि वो धातु परमाणु को दान करके उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना के जुड़े होते हैं। याद कीजिए बच्चों, डे 1 फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को इस तरह का एक स्ट्रक्चर बताया था। इस ए के पास आप लोगों को लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। ए अपने लोन पेयर बी को डोनेट करेगा
और कुछ इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। इस बंध को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया था बच्चों? उपसहसंयोजक बंध। और ऐसे यौगिक बच्चों क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही बोलती है, जिनके पास लोन पेयर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड। ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य उपस्थित होता है, जिससे कि वह धातु परमाणु को दान करके उससे उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये तो रहा लिगेंड की डेफिनेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं लिगेंड्स के प्रकार। देखिएगा बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, नहीं ले पाए हैं, अपने फ्रेंड्स से अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे बुक्स के लिए मुझे बोलें, मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। मैं बुक की पीडीएफ आप लोगों से शेयर करूंगा और उस पीडीएफ के थ्रू आप लोग बुक्स को भी साथ के साथ रीड आउट करेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं चाहूँगा आप नोट्स बनाते रहें, डाउट्स मुझसे पूछते रहें और बुक्स को भी साथ साथ चेक करते रहें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिगेंड के मेन 4 प्रकार होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। बट आप बुक में देखेंगे तो आपको 2-3 टाइप्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, उन्हें मैं यहाँ पे ऑरली आप लोगों के सामने डिस्कशन करूँगा। तो लिगेंड के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड, जिसे हम लोग बहुदंतुक लिगेंड भी कहते हैं। अभी एक वर्ड मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये वर्ड है बच्चों दंतुक। इस वर्ड के ऊपर मैं बात करूंगा और कुछ बुक्स, रेफरेंस बुक्स में आप ये वर्ड दंतुर, क और र का डिफरेंस है, जिसको बात को समझिएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। दंतुर, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डोनर। देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक दंतुक लिगेंड, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिडेंट लिगेंड बोलते हैं। यूनिडेंट, एक, सिंगल। बच्चों दंतुक का मतलब होता है दाता परमाणु। तो एक दंतुक लिगेंड की डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँगा तो बच्चों ऐसे बोलूँगा: ऐसे यौगिक, ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। देखिएगा, ये जो मैंने आपसे बोला वो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ऐसे अणु, आयन अथवा परमाणु जिनके पास केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? देखिएगा, आप लोग इसको समझिएगा। नाम, इंग्लिश नेम है यूनिडेंट, इसका नाम है बाई। ठीक है, तो यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से ये नाम आएंगे, इनको आपको समझना पड़ेगा। बच्चों मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ एक दंतुक लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु ही उपस्थित होगा। दाता परमाणु, इस बात को समझिएगा। देखिए बच्चों, मैं नीचे एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद आएगा, जैसे NH3 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। NH3 में बच्चों परमाणु 2 हैं। कैसे 2 परमाणु हैं? एक नाइट्रोजन अपने आप में परमाणु है और एक हाइड्रोजन अपने आप में परमाणु है। तो ये परमाणु 2 है, लेकिन यहाँ पे डोनर एक ही है। समझ पा रहे हैं? केवल नाइट्रोजन की कैपेसिटी है डोनेट करने की, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वो डोनेट नहीं करेगा। तो ये भी बच्चों अपने आप में एक एग्जाम्पल किसका हुआ? एक दंतुक लिगेंड का। अब देखिए, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों इस एग्जाम्पल को, एक एग्जाम्पल है Cl के पास बच्चों जब कभी भी आप देखेंगे तो क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन परमाणु तो ये सिंगल है, एक ही परमाणु है। तो बच्चों ये भी जो एग्जाम्पल हुआ हमारा एक दंतुक लिगेंड का ही एग्जाम्पल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इससे प्रीवियस एग्जाम्पल अमोनिया, उसमें केवल नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर था, एक ही लोन पेयर था और एक ही परमाणु था। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्लोरीन, परमाणु तो एक ही है लेकिन इसके पास लोन पेयर 3 है। तो मैंने एक दंतुक की डेफिनेशन में एक को समझिएगा, मैंने परमाणु बोला है, चाहे लोन पेयर कितने भी हो। तो इस बात को उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। बात यह है कि ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास कम से कम एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। और बच्चों एक दंतुक लिगेंड 3 कैटेगरी के होते हैं। इनका भी वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन।
धनात्मक का मतलब समझ रहे हो, एक दंतुक लिगेंड होना चाहिए लेकिन उस पर आवेश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहे हैं। ऋणात्मक, एक दंतुक लिगेंड होना चाहिए लेकिन आवेश क्या होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए, ऋणात्मक हो गए। और यहाँ पे देख सकते हो उदासीन, कोई आवेश नहीं है, अमोनिया पर भी कोई आवेश नहीं है और बेटा जल पर भी कोई आवेश नहीं होता। ये तीनों, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों अमोनिया देख सकते हैं या फिर वाटर देख सकते हैं। वाटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बच्चों, इसमें केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु पर ही लोन पेयर पाया जाता है, दोनों हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये भी बच्चों एक दंतुक लिगेंड का ही उदाहरण है। और चूंकि ये निरावेशित होता है, उदासीन होता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। क्लोरीन पर ऋणावेश होता है तो बच्चों ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा पहला टाइप एक दंतुक लिगेंड हम लोगों ने समझा। अब बच्चों मैं इससे थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है द्विदंतुक लिगेंड। नाम से भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, द्विदंतुक। बच्चों नाम में है द्विदंतुक, द्वि का मतलब संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब दो होता है, आप लोग जानते हैं। द्विदंतुक ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास, इस बार देखिए बच्चों दो, द्वि का मतलब मैंने बोला था दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे अणु, आयन या परमाणु जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे दो अच्छे एग्जाम्पल हैं जो मैं लेकर आप लोगों को समझाना चाहूँगा द्विदंतुक लिगेंड के। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए द्विदंतुक लिगेंड में हम लोग जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, एथिलीन डाई एमीन। थोड़ा नया है, पहली बार आप लोग देखने जा रहे हैं तो समझिएगा। अब इस नाम के बारे में, इस नाम को भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद करूँगा कि आप देखेंगे और समझेंगे। एथिलीन डाई एमीन। देखिए बच्चों पहले मैं आप लोगों को एक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं एथेन, C2H6। बच्चों ये एक एल्केन है, एल्केन दो कार्बन वाला, दो कार्बन को एथ प्लस एन, एथेन बना। और इसका जो जनरल फॉर्मूला बच्चों आप लोग वो भी जानते हैं, CnH2n+2। उस तरीके से ये बना मेरा एथेन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं इसको देखिएगा, अगर मैं इसको C2H5 लिख दूं और एक संयोजकता फ्री कर दूं C2H5, तो बच्चों इसका नाम आप लोग शायद जानते हो, एथिल बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं, एथिल। अब मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यहाँ पर अनुलग्न लगाया एन। क्या लगाया बच्चों, एन। इस वाले पार्ट में अनुलग्न लगा एन। बच्चों जब एक संयोजकता मुक्त होती है, फ्री होती है, यानी इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ये CnH2n+1, तब बच्चों नाम के पीछे अनुलग्न लगता है इल। समझिएगा, नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, इल, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं एथिल, एथ प्लस इल। एक और बच्चों होता है एथिलीन। अब मैं आ रहा हूँ अपने मुद्दे पर, एथिलीन C2H4। बच्चों ये इस तरीके से, यानी आप देख पा रहे होंगे इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 2, C2H4। और बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो CnH2n, और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री और यहाँ पर कितनी वैलेंसी फ्री, 2। तो बच्चों इसके नाम में जो अनुलग्न लगता है वो होता है इलीन, इलीन। और आप चेक कर सकते हो यहाँ इसके नाम में यही वर्ड मेंशन हो रहा है, इलीन। तो इसी तरीके से मैथेन, मैथिल और मैथिलीन भी होता है, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसके नाम में था एथिलीन, तो ये एथिलीन समझाने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन किया। अब ये मैं द्विदंतुक लिगेंड आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो आएगा एथिलीन। तो एथिलीन का स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, CH2 बॉन्ड CH2। देखिए बच्चों, एथिलीन का मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को अभी बताया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों के सामने कॉपी किया। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये हमारा हो गया एथिलीन। और डाई का मतलब जानते हैं दो, और एमीन ये एक नया वर्ड है, एमीन NH2 को बोलते हैं इस चैप्टर में एमीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एथिलीन डाई एमीन का। उम्मीद करता हूँ बच्चों नाम क्लियर होगा, एथिलीन डाई एमीन। बच्चों यहाँ पे दोनों नाइट्रोजनों के पास एक एक लोन पेयर होता है, दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के पास एक एक लोन पेयर है, एक ये रहा दूसरा ये रहा। कितने दाता परमाणु आप लोगों को बच्चों दिख रहे हैं? 2। कितने दाता परमाणु दिख रहे हैं? 2। इसीलिए मेरे भाइयों इसको बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से देखिए, नाम देखिए, एथिलीन मैंने बनाया, एथिलीन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने एथिलीन बनाया, ये हुआ एथिलीन, सिर्फ इतना। डाई एमीन का मतलब हुआ 2 एमीन समूह, मैंने 2 एमीन समूह जोड़ दिए। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं पर आप लोगों को लोन पेयर दिख रहे होंगे। कितने दाता परमाणु आप लोगों को दिख रहे हैं? 2 दाता परमाणु होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है बच्चों, ये पहला उदाहरण हुआ द्विदंतुक लिगेंड का। एक एग्जाम्पल और बच्चों आप लोगों के लिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इसका नाम है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट आयन, बच्चों इसे बोलते हैं C2O4-2। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ बच्चों तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बच्चों हमारा ऑक्सीलेट है। क्या इसमें आप लोगों को 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? ये रहा मेरा पहला, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। बेटा कितने दाता परमाणु नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 2। किस तरीके से ये दोनों, देखिए यहाँ पे इसमें मैं आप लोगों को डायग्राम से ही दिखाऊंगा। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों किसी धातु M, बच्चों मैंने M फॉर मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। ये दोनों ऑक्सीजन किसी मेटल को अपना लोन पेयर इस तरीके से डोनेट करेंगे, और डोनेट करके जब उससे बॉन्ड बनाएंगे तो 2 दाता परमाणु यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बच्चों ये भी अपने आप में एक द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने दिए। बच्चों यहाँ पे भी आप देखेंगे, प्रीवियस में भी ये वाला N और ये वाला N किसी भी धातु को अपना लोन पेयर दान करके उसके साथ उपसंयोजक बंध बनाने की क्षमता दिखाएंगे। हम चल रहे थे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था द्विदंतुक लिगेंड। मैंने पूरी डेफिनेशन बताई कि जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होंगे, और दोनों एग्जाम्पल जो यहाँ दिए हुए हैं। एक चीज़ और, एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में EN इस तरीके से लिखा जाता है, और ऑक्सीलेट को शॉर्ट में OX के रूप में लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब आगे चल के हम लोग पूरा नाम कभी नहीं लिखेंगे, हम इन दोनों के प्रतीक लिखेंगे। और यहाँ पर इस चैप्टर में एथिलीन डाइएमीन के लिए शॉर्ट में EN यूज़ किया जाता है, और ऑक्सीलेट के लिए बच्चों OX यूज किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये ऑक्सीलेट आयन जो बना है, ये ऑक्जेलिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर होता है H2C2O4 से मिलकर बना होता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल, आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तब भी आप लोगों को ये यूज़ करने को मिलता है, देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिगेंड्स के 2 टाइप आप लोगों के साथ डिस्कशन किए हैं, एक दंतुक लिगेंड और दूसरा बच्चों था द्विदंतुक लिगेंड। अब चलिए बच्चों मैं वापस दोहरा रहा हूँ, एक दंतुक केवल एक दाता परमाणु,
द्विदंतुक दो दाता परमाणु। यहाँ लोन पेयर कितने होने चाहिए इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, दाता परमाणु कितने होते हैं उस बात को पकड़ के चलिएगा। एक दंतुक में केवल एक ही दाता परमाणु था, द्विदंतुक में दो दो दाता परमाणु उपस्थित थे, चाहे उनके पास लोन पेयर कितने भी रहे हों। अब बच्चों हमारा तीसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसे बोलेंगे उभय दंतुक लिगैंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। उभय दंतुक लिगैंड, देखिए बच्चों, ऐसे अणु, आयन अथवा परमाणु जिनमें दो अलग अलग दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए द्विदंतुक जैसी डेफिनेशन है, दो अलग अलग दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु एक समय पर केवल एक ही परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है। इस बात को फिर से मैं अच्छे से बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। होते तो दो हैं, दाता परमाणु कितने होंगे बच्चों? दो, परंतु एक ही परमाणु एक समय में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक बंध बनाने की क्षमता दिखाता है, तो ऐसे लिगैंड उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। दाता परमाणु दो होते हैं बट एक समय पर केवल एक परमाणु ही अपना लोन पेयर दान कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। देखिए बच्चों, NO2 आप लोगों ने सुना हुआ है काफ़ी, NO2 जिसे हम लोग नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। और अगर आप लोगों को 11th में लुईस स्ट्रक्चर याद है बच्चों, तो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है कुछ इस तरीके से। ये बच्चों, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना के बताया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, इस स्ट्रक्चर में या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, दोनों ही परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन चाहे ये वाला, इसकी अनुनादी संरचनाओं में आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं इस तरफ डबल बॉन्ड बनाकर इस तरफ एरो भी बना सकता हूँ, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे दो दाता परमाणु दिख रहे होंगे, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो दो दाता परमाणु तो यहाँ पे हैं, बट बच्चों एक समय पे केवल एक ही परमाणु अपना लोन पेयर डोनेट करेगा धातु को और उससे बंध बना के जुड़ेगा, तो ऐसे लिगैंड उभयदंतुक लिगैंड कहलाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। जब ऑक्सीजन परमाणु अपना लोन पेयर किसी धातु को दान करके जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे बच्चों नाइट्रो O। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान करके जुड़ता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रो O। और जब बच्चों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो बच्चों उसे बोलते हैं नाइट्रो N। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके जुड़ेगा तो उसका नाम बोला जाएगा नाइट्रो ब्रैकेट में O, यानी ऑक्सीजन जो है वो डोनर है, देने वाला है। और जब नाइट्रोजन किसी धातु को अपना लोन पेयर दान करके जुड़ेगा तो बच्चों उसे बोलते हैं नाइट्रो N। डेफिनेशन पे फिर से जाता हूँ, जिनके पास दाता परमाणु तो दो होते हैं बट एक समय पे केवल एक ही डोनेट करेगा, दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं उभयदंतुक लिगैंड। ऐसा ही एक फेमस एग्जांपल और है साइनाइड। साइनाइड में भी बच्चों C और N दोनों के पास लोन पेयर होते हैं। जब N अपना लोन पेयर किसी धातु को M को दान करेगा, ये M है बच्चों, मेटल को दान करेगा, तो उसका नाम हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और जब C किसी धातु को अपना लोन पेयर डोनेट करके उससे बंध बनाता है तो बच्चों उसे बोलते हैं साइनाइड। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा कि उभयदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं। हमने 4 तरह के वर्गीकरण पढ़े हैं बच्चों। पहला एक दंतुक लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु था, द्विदंतुक लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु थे, और उसके बाद पढ़ा उभयदंतुक, इनमें भी दाता परमाणु दो होंगे बट एक समय पे केवल एक ही परमाणु अपना लोन पेयर किसी धातु को दान करके उससे उपसंयोजक बंध बनाता है, और जो डोनेट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसके गुण
उसका नाम रखा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो एन, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो ओ। जब एन साइनाइड में एन डोनेट कर रहा है तो उसका नाम है आइसोसाइनाइड, और जब साइनाइड में सी डोनेट कर रहा है तो उसका नाम है साइनाइड। इस तरीके से ये दोनों एग्जाम्पल हो गए बच्चों हमारे उभयतंतुक लिगेंड के। थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण में आता है वो है बहुतंतुक लिगेंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो बच्चों बहुतंतुक लिगेंड, जिसे हम लोग षटतंतुक लिगेंड भी बोलते हैं, षट भी संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है बच्चों 6। षट एक संस्कृत का शब्द है जिसका मीनिंग होता है बच्चों 6। अब देखिए, ऐसे यौगिक जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया और उसे हम बोलते हैं बहुतंतुक लिगेंड। ऐसे यौगिक जिनमें 2 से ज़्यादा दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इसमें भी जो मेन एक एग्जाम्पल शामिल है वो है षटतंतुक लिगेंड का। ठीक है बच्चों, षट का मतलब जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। EDTA। देखिए यहाँ पे इस EDTA के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 2 संरचना। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 1 नंबर तक का क्वेश्चन या तो पूरा नाम पूछा जाएगा आप लोगों से या फिर संरचना पूछी जाएगी। शायद पिछले 2 साल में एक बार क्वेश्चन किसी एक षटतंतुक लिगेंड का नाम बताइए तो EDTA, ये शॉर्ट नेम है। पूरा नाम इसका मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बता रहा हूँ, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। बच्चों ये इसका पूरा नाम हो गया, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA का पूरा नाम एथिलीन डाईएमीन। अब बच्चों ये अभी प्रीवियस आप लोगों ने द्वितंतुक लिगेंड में इतना आप लोगों ने सीखा, एथिलीन डाईएमीन। टेट्रा का मतलब होता है 4, और एसिटिक एसिड आप जानते हैं CH3COOH। तो बच्चों अगर इतनी बात आप लोगों को पता है तो इसका स्ट्रक्चर सीखने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिएगा मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। प्रीवियस हम लोगों ने सीखा था एथिलीन। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, एथिलीन। डाईएमीन में मैंने बच्चों आप लोगों को यहाँ पे जोड़ के बताया था NH2NH2। बच्चों क्या इतना याद है? ये सिर्फ हुआ एथिलीन डाईएमीन। लेकिन बच्चों एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है और यहाँ पे 1 और 2 हाइड्रोजनों के साथ। तो क्या नाइट्रोजन की तीनों संयोजकता पूरी हो गई? बिल्कुल हो चुकी है। इस वाले नाइट्रोजन की भी तीनों संयोजकता पूरी हो चुकी है। तो अब इनकी कैपेसिटी नहीं है किसी और को जोड़ने की, लेकिन मुझे नाम में टेट्रा एसिटिक एसिड है, यानी 4 एसिटिक एसिड और जोड़ने हैं। तो बच्चों 4 एसिटिक एसिड जोड़ने के लिए मुझे इन हाइड्रोजनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं इन हाइड्रोजनों को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे 4 एसिटिक एसिड जोड़ूंगा। आप लोग देखिएगा 1 और 2, जो 2 हाइड्रोजन हटे हैं उनकी जगह 2 वैलेंसी जोड़ी। इधर भी जो 2 हाइड्रोजन हटे हैं मैंने उनकी जगह 2 वैलेंसी जोड़ी। अब बच्चों एसिटिक एसिड के बारे में भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ बोलूँगा। एसिटिक एसिड वैसे तो होता है CH3COOH, लेकिन बच्चों यहाँ पर इस एसिटिक अम्ल की सारी संयोजकता पूरी होती है। यहाँ पे तो एक बैलेंसी फ्री होनी चाहिए। तो बच्चों इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH
और इसी तरीके से बच्चों CH2COOH। तो मैंने 4, ये पूरा EDTA की संरचना है जो आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने बना के बताई है। देखिए मैंने CH3COOH नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बैलेंस फ्री होना जरूरी है, तभी वो जुड़ पाएगा, इसलिए एक H यहाँ का भी हटा है। ठीक है बच्चों। अब इसे षट तंतु यानी 6 दाता परमाणु कहाँ है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे साथ रह के अच्छे से सीखेंगे, देखेंगे। 6 दाता परमाणु बच्चों, 2 तो साफ साफ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन। ये 2 दाता परमाणु आप लोगों के सामने हैं। ठीक है बच्चों। अब CH2COOH का स्ट्रक्चर देखिएगा बच्चों, मैं आपके लोगों के सामने बना के बता रहा हूँ। CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 तरह के ऑक्सीजन है इसके अंदर। एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल समूह का है और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनिल का है। बच्चों ये हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल, और बच्चों ये जो है ये कार्बोनिल है। ये वर्ड आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आने वाले हैं, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उनको सीखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। मैंने आप लोगों के नोट्स देखे हैं बच्चों, जो आप लोगों ने ग्रुप में पिक्स अपलोड की है। आप लोग सीधे नोट्स तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे साइड में मैं खुद लिखता हूँ, बताता हूँ, ये छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज़ें आप लिखते नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे अभी मैंने ये हाइड्रोक्सिल बताया, कार्बोनिल बताया, जितनी चीज़ें एक तरीके से ये बोर्ड है जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बाद में आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप अपनी कॉपी को पूरा यूज़ कीजिए, साइड में ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखिएगा जो मैं बताता हूँ साइड में। ज़रूरी नहीं है आप नोट्स कॉपी करेंगे तो काम चल जाएगा, नोट से काम नहीं चलेगा, समझा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो जो चीज़ें मैं साइड में समझा रहा हूँ इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और लगे ज़रूरत है तो उन्हें नोट भी कीजिएगा प्लीज़। देखिए मैं सामने नहीं हूँ, मुझे पता नहीं आप क्या नोट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये अब आपको खुद को अवेयर रहना है कि ये चीज़ मेरे काम की, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, हो सकता है ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 तरह के ऑक्सीजन परमाणु दिख रहे हैं। अगर मैं हाइड्रोक्सिल वाले ऑक्सीजन को दाता मानूंगा तो कार्बोनिल वाले को नहीं मानूंगा, मतलब एक समय पर एक ही दाता परमाणु के रूप में काम आएगा। तो बच्चों देखिएगा, मैं 1 2 हो चुके हैं मेरे पास, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर यहाँ वाला ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल वाला तीसरा है, हाइड्रोक्सिल वाला चौथा है, तो अब मैं कार्बोनिल वाले को 5वां और इस कार्बोनिल वाले को 6ठा मानूंगा, समझिएगा। तो इस तरीके से इसमें कितने दाता परमाणु उपस्थित हो गए? 6 दाता परमाणु। बच्चों समझ में आ रहे हैं? तो EDTA जो है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एक षट तंतुक लिगैंड का उदाहरण है जिसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ये इसकी पूरी संरचना है, ये इसका पूरा नाम है। और गाइज यहाँ नोट्स में भी आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अच्छे से यहाँ पे ब्रीफली आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। स्टार बना के मैंने स्टार के रूप में आप लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से 6 दाता परमाणु इसके पास उपस्थित होते हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 दाता परमाणु आपके पास हैं। अब देखिए बच्चों, इससे अगला टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये टॉपिक है हमारा समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैं यहाँ पे इसको भी 5 स्टार मार्क कर रहा हूँ, और इसको आपको अच्छे से देखना और समझना है कि ये क्या टॉपिक है। देखो बच्चों, समन्वय संख्या पहले भी मैं आप लोगों को K4FeCN6 वाले उदाहरण में बता चुका था। K4FeCN6 में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ जो 6 लिखा हुआ था, इस 6 को मैंने उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या बोला था। तो अब ये टॉपिक यहाँ वापस आया है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या है। देखिएगा, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट,
जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी संख्या समन्वय संख्या या ऑब्जर्वेशन संख्या कहलाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में बेटा धातु है Fe से कितने लिगेंड है Cn, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 6। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में समन्वय संख्या कितनी हो गई बच्चों 6। ठीक है बच्चों। अब क्या इंपॉर्टेंट है, यदि लिगेंड एक दंतुक होता है तो लिगेंडों की संख्या सदैव समन्वय संख्या के समान होती है, कोई चेंज नहीं। परंतु यदि लिगेंड द्विदंतुक अथवा षटदंतुक होता है, या तो द्विदंतुक हो या षटदंतुक हो, तो बच्चों समन्वय संख्या लिगेंड की संख्या की तुलना में उतने से गुना हो जाती है। अब इस बात को समझिएगा। जैसे बच्चों सबसे पहले मैं थर्ड एग्जांपल को यहाँ लेने जा रहा हूँ, NiEDTF और यहाँ पे ब्रैकेट बंद है। बच्चों कितने लिगेंड दिख रहे हैं, केवल एक। लिगेंड की संख्या कितनी है बच्चों 1। तो इस तरीके से जो आप अब तक पढ़ते आए थे तो समन्वय संख्या 1 होनी चाहिए थी, बट बच्चों यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी लिखी हुई है 6। अब ये 6 क्यों हुई, क्योंकि EDTA बच्चों षटदंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, षट 6। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए जितने लिगेंड थे, एक लिगेंड था, उस एक को 6 से गुना कर दिया, तो बच्चों समन्वय संख्या कितनी आ गई 6। ठीक है। जितने लिगेंड होंगे उनकी संख्या को जिस टाइप का लिगेंड है उतने से गुणा करेंगे और समन्वय संख्या निकालेंगे। EN बेटा एथिलीन डाइएमीन, याद है द्विदंतुक लिगेंड है। कितने लिगेंड लिखे हुए हैं 2 लिगेंड है और द्विदंतुक है, 2 दूनी 4, तो बेटा समन्वय संख्या कितनी हो गई 4। फर्स्ट एग्जांपल PT NH3 और Cl, बेटा NH3 भी एक दंतुक लिगेंड, बेटा Cl भी एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड है। ये 4 है और ये 2 है, तो 4 + 2 कितना हुआ बच्चों 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई 6, नो चेंज। तो याद रखिएगा, अगर लिगेंड द्विदंतुक या षटदंतुक है तो समन्वय संख्या निकालते समय हम उसकी समन्वय संख्या को जितने लिगेंड होंगे उससे गुणा करके उसे ज्ञात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैंने नहीं ली है, वो जो बुक में एक्स्ट्रा है। मैंने बोला एक दंतुक, द्विदंतुक, एक होता है बेटा त्रिदंतुक, एक होता है चतुर्दंतुक, एक होता है बेटा पंचदंतुक, और एक हमने पढ़ा षटदंतुक। अब बच्चों इधर आइएगा, देखिएगा, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। त्रिदंतुक, नाम में आ रहा है संस्कृत का वर्ड त्रि, यानी 3 दाता परमाणु होंगे। चतुर्दंतुक कितने दाता परमाणु होंगे 4। पंचदंतुक कितने दाता परमाणु होंगे 5। षटदंतुक कितने होंगे 6। द्विदंतुक में 2, एक दंतुक में 1। तो डेफिनेशन 1 या 2 की जो मैंने बताई उससे बाकी आप इजीली बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को बुक में या SP में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया मुझसे पूछेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लिगेंड वाला टॉपिक, चूँकि आगे वाला टॉपिक इसी पर बेस्ड होगा, तो उम्मीद करूँगा कि इस लिगेंड वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछेंगे। और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होगा। आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो देखें, बारीकी से एक एक चीज़ को नोट करें। नहीं समझ में आए तो मुझे ग्रुप में पूछिए या कॉल करके पूछिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़।